गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग स्टैट सीरीज फॉर पंजाब पीसीएस मेंस। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं स्टैट्स में, हमारे दो रह गए हैं। एक हमारा है रिग्रेशन वाला टॉपिक एंड सेकंड वन इज इंडेक्स नंबर। आज के इस सेशन में हम दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे एंड दैट विल बी योर लास्ट लेक्चर आज वाला, और फिर आपका स्टैट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अराउंड हमारे जो लेक्चर्स हैं, अब आप देखोगे पूरी सीरीज बनी हुई है स्टैट्स की, तो अराउंड 16-17 लेक्चर्स हैं आपके, और इन सभी लेक्चर्स को अटेंड करिए और फिर आपका स्टैट्स बिल्कुल कंप्लीट है। आज हम करेंगे रिग्रेशन और इंडेक्स, एंड इसके लिए जो असाइनमेंट्स हैं आपकी सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड हैं। जो 3-4 और हमें देनी है आपको, वो भी अपलोड हो जाएंगी एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड ज्वाइन दैट चैनल टू गेट अपडेट्स कि आपको वो मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर, पर उससे पहले हमारा कोरिलेशन का टॉपिक था, जो उसमें एक मेथड रह गया था। हमने जब कोरिलेशन किया था लास्ट क्लास में, और उस लास्ट क्लास में जो कोरिलेशन को लेके हमने मेथड्स किए थे, उनमें से एक रह गया, वो है कंकरेंट डेविएशन मेथड। हमने कल देखा था ना कैसे हम रैंक से निकाल रहे थे, जब हमें रैंक दिए होते हैं, जब रैंक हमारे क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ये सारी हम कल चीजें देख रहे थे ना। तो जब हमने वो सारी चीजें देखी, तो आज मेथड है कंकरेंट डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो हमें कोरिलेशन निकालना है कि x और y कैसे रिलेटेड हैं, कॉजेलिटी नहीं, रिलेटेड कैसे हैं, तो एक मेथड है कंकरेंट डेविएशन मेथड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RC इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस 2C माइनस n डिवाइड बाय n, where small n is equal to capital N minus 1, where capital N is number of terms। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बताऊंगी, उसमें से -1 कर देंगे तो n आ जाएगा, और जो C है वो है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। क्या है अभी समझाता हूं, पर C का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन और n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ये जो दोनों साइन है प्लस माइनस, आपको कोई भी एक मानना है, प्लस लेना है तो दोनों में प्लस, नेगेटिव तो दोनों में नेगेटिव। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कोरिलेशन आ जाता है। इसमें हम साइन के बेसिस पे कोरिलेशन निकालते हैं। मतलब इसमें तुम्हें जो आइडिया मिलेगा वो मिलेगा कि जो कोरिलेशन है उसका आपको साइन से पता लग जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखें, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमें x और y दिए हुए हैं, हमें x और y में कोरिलेशन निकालना है। एक तो मेथड है इनका, रैंक निकालो, रैंक को माइनस करो, डी निकालो, डी स्क्वायर निकालो, रैंक सेम है तो वो आगे ऐड करो, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। एक मेथड है तुम dx dy निकालो। इसका मतलब क्या है, जो ये टर्म्स दी हुई हैं इनमें कंकरेंट डेविएशन निकाल ले। कंकरेंट मतलब उनके जो साथ वाली टर्म है, इनमें क्या है। फॉर एग्जांपल हम 85 से कहां गए, 91 में गए। जब हम 81 से 95 में जा रहे हैं तो चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो चेंज क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। तो जब 91 से आप 85 में जा रहे हो, दैट साइन इज नेगेटिव, और उसके कारण क्या है, फिर दैट साइन इज पॉजिटिव, तो उसके कारण क्या है, फिर उसके कारण है कि जो आप कर रहे हो यहां पे ये पॉजिटिव आया, यहां पे हमें नहीं पता है साइन। फिर आप जब नीचे गए हो तो क्या है, बड़ा है या कम हुआ है, कम हुआ है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। वैसे ही नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। 72 to 95 इज पॉजिटिव, 95 to 76 इज नेगेटिव, 76 to 89 इज पॉजिटिव, फिर 51 इज नेगेटिव, फिर 59 इज पॉजिटिव, फिर 90 इज पॉजिटिव। कहने का मतलब आपको साइन बनाने हैं। ये तो हमने आपको यहां पे नेगेटिव साइन नहीं है, क्या है ये साइन है कि यहां पे तो पहली टर्म पे हम गैप दे रहे हैं, और यहां पे पहली टर्म पे गैप दे रहे हैं, माइनस नहीं है ये। और उसके बाद हमें देखना है कि टर्म्स बढ़ रही हैं तो पॉजिटिव, कम हो रही हैं तो नेगेटिव। और आपने ये निकाल दिया सारा कि ये है हमारे पास। सेम dy देखें, या बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, कम हो रहा है तो नेगेटिव, कम हो रहा है तो नेगेटिव, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, कम हो रहा है तो नेगेटिव, फिर कम हो रहा है नेगेटिव, फिर कम हो रहा है नेगेटिव, फिर बढ़ रहा है पॉजिटिव, फिर कम हो रहा है नेगेटिव। तो आपने ये साइन निकाल लिए, या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे आया पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। अब इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई द साइंस ऑफ dx एंड dy। सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई करके बताओ पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो पहला क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, फिर सिमिलरली नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, फिर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज
नेगेटिव, फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, फिर लास्ट में क्या है नेगेटिव। और काउंट करो कि ये आपके टोटल कितने आ रहे हैं, तो इसके बाद इसको काउंट करो। तो पहला हमारा क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहां पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आपने देखा कि कितने साइन आ रहे हैं पॉजिटिव के, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो बोलता है कि C इज नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, तो C हमारा क्या हो गया 6। और हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है N, कैपिटल N कितना है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कैपिटल N इज 10, तो जो स्मॉल n है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल N इज 10, तो स्मॉल n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, बिकॉज दिस इज 10 माइनस 1 इज 9। तो आपने पुट कर दिया फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला क्या आ गया, ये है, ये कितना आ गया 6C होता है ना, तो यहां पे फॉर्मूला पुट कर दिया आपने, तो फॉर्मूला में पुट किया तो 2C होता है, तो C कितना है हमारा 6, तो कितना हो गया 12, तो 2C का मतलब 2 इंटू 6 12, और यहां पे हमारा क्या है n है, यहां पे भी n है, पुट किया तो कितना है √3/n, और कितना आ गया √1/3 0.577। ये हमारा कोरिलेशन आ गया है। तो हम साइन के हिसाब से भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं, बस हमें क्या करना है, जो कनकरेंट मतलब उसके साथ वाली जो टर्म है वो देखना है बढ़ रही है या कम हो रही है। आपने वैसे निकाला, अब आपको यहां पे क्या है, इससे पता लग गया कि कोरिलेशन का जो हमारा है वो क्या नंबर आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आपको पता लग जाएगा। ये हो गया हमारा, ये हो गया। तो इसको हम ऐसे ही निकालेंगे कि अगली अगली टर्म बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है तो पॉजिटिव, कम हो रही है तो नेगेटिव, ऐसे करते रहना है, उसके हिसाब से बन जाएंगे। पहले वाले में कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि हम दूसरे के बता रहे हैं कि यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे कम हो रहा है, यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे बढ़ रहा है, तो उन्हें पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया। जो पहली टर्म होती है वो खाली रहती है, बिकॉज उसमें कोई चेंज नहीं है, दूसरी टर्म से चेंज निकालते हैं। और ये आपने साइन बना दिए, सी काउंट कर लिया, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन वो आपका आ गया है। आया समझ में, आते हो गया यहां पे। तो ठीक है, ये हमारा हो गया है, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है पहले ये समझा देता हूं, फिर हम उसको आगे करेंगे। अगर कोई भी आप इस हम जो सीरीज चल रही है इसमें कोई भी अगर आपको एरर दिखती है, इसमें हमने एक दो बार हमने कैलकुलेशन में एरर की तो हमने उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको वैसे ही कोई पॉजिटिव नेगेटिव का एरर दिखता है तो संतुष्ट रहें, अगली क्लास में हल हो जाएगा। बाकी अपने आप पे भरोसा रखें, अगर छोटी सी एरर है तो उसको अपने आप ही चेंज कर दें। 2 बार हुई है, हमने वो एडजस्ट कर दिया, तो बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और मेन चीज आपको बताया था कि स्टैट्स में इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। एक टाइम के बाद आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इफ यू वांट गेट हाईएस्ट मार्क्स इन स्टैट्स विद इन अ लिमिटेड टाइम। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे दे देने उसको बैठ के, अगर पेपर में दे रहे हो सॉल्व कर रहे हो 3 क्वेश्चन तो उसको वही टाइम देना है, 15-15 मिनट या 12-12 मिनट। ये नहीं है 1 घंटा पूरा स्टैट्स कर लिया बाकी पेपर रह जाएगा, तो कैलकुलेशन करते रहें। अब टॉपिक है इंडेक्स नंबर। इस इंडेक्स नंबर का मतलब होता है सर, आपको किसी चीज का जो इंक्रीज बताना है, चाहे वो प्राइसेस में हो, चाहे वो वैल्यू में हो, चाहे वो क्वांटिटी में हो, किसी भी चीज का इंक्रीज, कि आज प्राइसेस कितने हैं कल कितने हैं, उस चेंज को अगर आपको बताना है किसी बेस ईयर के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स। हम निकालते हैं ना अपनी जीडीपी ऑफ इंडिया, तो वो जीडीपी निकालते हैं किसी बेस ईयर के हिसाब से, 2011-12। हम निकालते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012 के हिसाब से। तो जो ये चीजें हैं बेस ईयर है, फिर हम जो चेंज देखते हैं, चाहे वो प्राइसेस का हो, चाहे वो क्वांटिटी का हो, चाहे वो वैल्यू का हो, वो हम बेस ईयर के हिसाब से देखते हैं। आया समझ में? तो इंडेक्स नंबर में हमें किसी भी चीज का जो चेंज है वो किसी बेस ईयर के रिस्पेक्ट में देखना है, तो उसे बोल देते हैं इंडेक्स नंबर। हम क्यों निकालते हैं ऐसा, ये आपको पहले भी पता है, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी जीडीपी है, अब बेस ईयर लेने के अलग अलग मायने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने इंडिया की जो जीडीपी है, लेट्स सपोज
हम 2010 की बात करें, 2011-12 की बात करें, या 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, जीडीपी का मतलब क्या होता है कि कितना सामान इंडिया की टेरिटरी में बना है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लो 11-12 में हमने 100 आईफोन बनाए, और पूरी जीडीपी में आईफोन ही बनते हैं, 100 बनाए। 15 में हमने 200 बनाए, और 2020 में मान लो कोविड आया तो हमने कितने बनाए? हमने 50 बनाए। पर ये तो हमारी क्वांटिटी हो गई है, और अगर हम प्राइस देखें तो उस टाइम प्राइस कितना था? 50। उसके बाद प्राइस बढ़ा, कितना हुआ? 100। उसके बाद यहां प्राइस बहुत बढ़ गया, कितना हो गया? 500। अगर हम जीडीपी बनाएं तो जीडीपी क्या होती है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इसको मल्टीप्लाई करा कितना आया? 5000। इसको मल्टीप्लाई करा कितना आया? 20,000। और इसको मल्टीप्लाई करें 25,000। अब तुम देखो, यहां सामान तो 50 ही बना है, यहां 50 सामान 100 बना है, या 200 बना है। जीडीपी एक्चुअली में कहां ज्यादा है? यहां। कहां ज्यादा आ रही है? यहां। तो इस चीज को कम करने के लिए हम मानते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो कौन से मानेंगे? हम ये वाले मानेंगे। तो यहां पे प्राइसेस क्या लिए जाएंगे? 50। यहां पे क्या लिए जाएंगे? 50, ताकि जो हमारा जीडीपी निकालने उसमें प्राइसेस का इंपैक्ट ना दिखे। तो अगर हमने प्राइसेस 50 माने, यहां पे कितनी आई है? 5,000। यहां पे कितनी आएगी? 10,000। यहां पे कितनी आएगी? 2500। तो कहने का मतलब जो रेड में लिखा है, तो जीडीपी कहां ज्यादा आ रही है? यहां। और आनी भी कहां चाहिए? यहां, क्योंकि आईफोन ज्यादा बने हैं। तो बेस ईयर आपके जो चेंज बताता है वो एक बेस के रिस्पेक्ट में बताता है। तो उससे कई बार जो वेरिएशंस आती हैं, जिससे डाटा जो हमारा सही इंटरप्रेटेट नहीं किया जा सकता, वो हो जाता है। मैंने आपको जीडीपी के रिस्पेक्ट में बताया। हमारी जीडीपी का बेस ईयर क्या है? 11-12। ये शो करता है कि हम प्राइसेस 11-12 के हिसाब से लेंगे, ना कि हम प्राइसेस हर ईयर के हिसाब से लेंगे, बिकॉज दैट विल नॉट गिव यू अ रियल पिक्चर। तो इंडेक्स का नंबर का मतलब होता है किसी में चेंज पर किसी के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। तो आपको समझ में आ गया कि जो इंडेक्स नंबर में हम देखेंगे वो हम कोई चेंज देखेंगे, दैट चेंज विल बी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन बेस ईयर। क्योंकि जब हम किसी बेस ईयर के रिस्पेक्ट में देते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं? हम उसको इंडेक्स कर देते हैं कि अब जो भी चेंज होगा उसके हिसाब से देखेंगे, फिर हमें उसमें रियल चेंज दिखेगा। आया समझ में? अब इसको इंडेक्स को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला इंडेक्स निकालना है तो उसमें हमें 4 हमारे पास टाइप हैं। एक है प्राइस इंडेक्स नंबर, अगर आपको प्राइसेस को चेंज देखना है। एक है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, अगर आपको क्वांटिटी में चेंज देखना है। यहां है वैल्यू इंडेक्स नंबर, अगर आपको वैल्यू देखनी है। वैल्यू इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर इज बोथ ऑफ अबव टू, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो पहले में आपको फोकस क्या है? प्राइसेस का चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन बेस ईयर, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। फिर आपको क्वांटिटी में चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन बेस ईयर, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एंड लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और सीपीआई नंबर। ये आपको देखना है कि इस जो है किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन या प्राइसेस के बढ़ने का लेवल देखना है, उसे बोलते हैं सीपीआई, या बोल दो कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि मतलब खर्चा कितना है। तो उसका हो गया चौथा, इन्फ्लेशन का हमें मेजरमेंट करनी है। ये हमारी 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे जो पेपर में पूछी जाती है। पहला आता है प्राइस इंडेक्स नंबर। पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर। अब प्राइस इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। सॉरी। तो हमारा है प्राइस इंडेक्स नंबर। इसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है बिल्कुल कॉपी है किसका? प्राइस का। तो पहले इसको अच्छे से कर लेते हैं, बाकी तो बिल्कुल आसान है। प्राइस इंडेक्स नंबर में 2 टाइप्स हैं। एक हमारी है जो हम निकालते हैं अनवेटेड, दूसरी क्या है? वेटेड। भाई हमें ये पता है ना वेटेड अनवेटेड क्या होता है। भाई हमने मान लो हमारे पास 3 विद्यार्थी हैं XYZ, हमें तीनों के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो क्या होता है? X + Y + Z/3। अगर मैं बोलूं कि ठीक है मुझे ये बताओ कि ये इन तीनों विद्यार्थी के एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो इन छात्रों के अगर मैं बताऊं कि X की वैल्यू क्या है, उसकी वेट ही ज्यादा है। वेट इन द सेंस कि उसका जो वर्थ है वो ज्यादा है, वो 3 गुना है। इसका कितना है? 2 गुना। इसका कितना है? 1 गुना।
तो अब बताओ इनकी वेटेड एवरेज क्या है। तो वो क्या हो जाती है 3 इंटू एक्स 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड डिवाइड बाय, अब वो 3 नहीं है, वो क्या है 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। तो जब हम वेटेज एवरेज निकालते हैं तो हम हर जो एक चीज है उसको वेट असाइन करते हैं, वेट भार नहीं, वेट मतलब उसकी वर्थ असाइन करते हैं। और कई बार अनवेटेड होता है, हम वेट असाइन नहीं करते, सारे बराबर माने जाते हैं। और कई बार वेट असाइन किया जाता है कि भाई जो आप कर रहे हो उसमें सारी चीजें बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसमें चीजों को ऐड करके उनके टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं, वो क्या आ जाती है एवरेज आ जाती है। और वही इंडेक्स नंबर दो तरीके से निकाला जाता है, एक अनवेटेड और एक वेटेड। अब जो अनवेटेड है इसके दो टाइप्स हैं, पहला है सिंपल एग्रीगेट मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। मतलब अगर अनवेटेड है दो टाइप्स हैं, एक टाइप है सिंपल एग्रीगेट, हमें कुछ नहीं लेना है, एक है प्राइस रिलेटिव, एक है प्राइस रिलेटेड, एक है सिंपल एग्रीगेट। और वैसे ही वेटेड में दो हैं, सिंपल वेटेड एवरेज और दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। तो हमने बताया आपको कि जो आप प्राइस इंडेक्स पढ़ रहे हो उसमें दो हैं, एक वेटेड एक अनवेटेड। वेटेड में दो हैं दैट इज सिंपल एग्रीगेट और दूसरा है प्राइस रिलेटिव। वैसे ही वेटेड में भी दो हैं, वेटेड सिंपल एवरेज और वेटेड प्राइस रिलेटेड मेथड। क्या होते हैं अभी समझते हैं, एक एक करके करेंगे चारों। तो पहला निकालते हैं कौन सा, सिंपल एग्रीगेट मेथड। पहला है सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब जो सिंपल एग्रीगेट मेथड है उसका मतलब क्या है कहने का, आपको क्या दिया है, बताया है कि एक कॉमोडिटीज है पांच, ये पांच क्या है आपकी कॉमोडिटीज हैं, कोई चीजें हैं, उनका बताया आपको प्राइस इन 2010, 50 40 5 10 2, ये उसका प्राइस है 2010 के लेवल पे ABCDE का, और 2020 के लेवल के ईयर में प्राइसेस बताए हुए हैं। और हमें क्या निकालना है, अब हमें सिंपल निकालना है P01 दैट इज prices change in 2020 with respect to 2010। तो इसको मैंने बोल दिया P0, इसको बोल दिया P1। तो P01 क्या होगा, P1 by P0 summation of P1 by summation of P0 into 100 that is prices of P1 in a current year with respect to base year। तो आपने कुछ नहीं किया, क्या किया है, जो हमारे प्राइसेस आज के हैं उन सभी प्राइसेस को ऐड कर दिया, इसको सभी को ऐड कर दिया, और जो 2010 के प्राइसेस को ऐड कर दिया। फिर बताया कि 20 के प्राइसेस 10 के प्राइसेस से कितने ज्यादा हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग। जब हम इंडेक्स करते हैं तो हम किसी चीज का चेंज निकालते हैं किसी चीज के रिस्पेक्ट में, और जिसके चीज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं दैट इज नथिंग बट ए बेस ईयर। वो बेस ईयर कौन सा है 2010, इसको मान लिया P0 और इसको मान लिया P1। तो आपने क्या किया, समेशन P1 बाय समेशन P0 डिवाइड बाय इनटू 100। तो हमारा यहां पे जो समेशन P1 है, हमने देखा कि आज करंट ईयर के प्राइसेस डिवाइड बाय बेस ईयर के प्राइसेस इनटू 100 दैट इज नथिंग बट अ P01 वेयर नॉट 0 इज बेस ईयर एंड 1 इज करंट ईयर। हमने उसके रिस्पेक्ट में निकाल लिए। इसको ऐड करें कितना आएगा, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 5 95 प्लस 100 105 प्लस 2 107। तो 50 प्लस 40 90 प्लस 5 95 प्लस 100 105 प्लस 2 107। वैसे ही यहां पे क्या है 80 है, ये 80 प्लस 60 इज 1, 40 प्लस 20 80 प्लस 61 80 प्लस 60 इज 140 प्लस 20 160 प्लस 10 170 178। तो कितना आ गया है, ये कितना है 178 और ये कितना है 107 इंटू 100, और आपका आंसर आ गया 178 डिवाइड बाय 107 इंटू 100। ये दिखा रहा है आपका कि भाई आपके जो प्राइसेस हैं जो 2020 के विद रिस्पेक्ट टू 2010 के, उसका क्या आपका क्या है नंबर है। तो जैसे हम इसको निकालने मान लो सॉल्व करें तो 178 इंटू 100 डिवाइड बाय 107 166। तो ये क्या है 166 पॉइंट समथिंग है, 166.35। तो 178 डिवाइड बाय 107 इंटू 100 ये आपको बता रहा है कि भाई जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं आज के ईयर के 20 के ईयर के 2010 के हिसाब से कैसे चेंज हो रहे हैं, वो आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड है। दूसरा कौन सा था भाई, प्राइस रिलेटिव मेथड।
दोनों ध्यान रखना, पहला क्या है सिंपल एग्रीगेट मेथड और दूसरा क्या है आपका प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें क्या होता है, वही आपकी पांचों कॉमोडिटीज हैं, उसके पी नॉट मतलब 2010 के लेवल पे आपको प्राइसेस दिए हैं और 2020 के लेवल पे प्राइसेस दिए हैं, और आपको बोला है कि आपको क्या निकालना है, आपको सिंपल प्राइस रिलेटेड निकालना है, प्राइस रिलेटेड। तो क्या करोगे आप, एक और कॉलम बनेगा जिसमें आप क्या करोगे, P1 बाय पी नॉट, आपने निकाला P1 बाय पी नॉट इंटू 100, मतलब आपने इसका हर एक कॉमोडिटी का प्राइस चेंज मेजर किया रिलेटिव, जैसे कि 70 बाय 50 इंटू 100, 60 बाय 40 इंटू 100, 90 बाय 80 इंटू 100, 120 इंटू 110 बाय 100, 20 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। आपने रिलेटिव प्राइस निकाला, और जब आपने रिलेटिव प्राइस निकाला और आपने उस रिलेटिव प्राइस में ये क्या है, P क्या आपका P1 बाय पी नॉट, आपने सारे निकाले P1 बाय पी नॉट फॉर ए, बी कॉमोडिटी, सी कॉमोडिटी, और सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहां पे ये क्या कर दिया, आपने सभी का ऐड कर दिया, ये क्या आ जाएगा समेशन P, और समेशन P बाय N क्या हो जाएगा आपका प्राइस चेंज ऑफ करंट ईयर 2020 विद रिस्पेक्ट टू 210। बस इसमें आपने हर चीज के प्राइस को रिलेटिवली लिया, उसको ऐड किया, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया, वो जो नंबर आएगा दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रिलेटिव नंबर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन नंबर, बट दैट इज फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी। इसलिए ये क्या है, ये टर्म क्या है, प्राइस रिलेटेड। तो प्राइस रिलेटिव है वो, उसमें हमने प्राइस रिलेटेड नहीं किया, हमने एवरेज निकाला है। यहां पे क्या निकाला है हमने, तो पिछला मेथड था, पिछला मेथड इज सिंपल एग्रीगेट मेथड, उसके हर कॉमोडिटी का एवरेज लिया, सभी का ऐड कर दिया, उसके बेस पे रेशियो लिया, दैट इज द डिफरेंस। तो हमने जो सिंपल पहले इंडेक्स नंबर में पहला किया अनवेटेड, उसमें अनवेटेड में एक सिंपल एग्रीगेट है, एक प्राइस रिलेटेड मेथड है, वो हमने दोनों कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा वेटेड वाला है उसको करते हैं। तो वेटेड वाले में क्या होगा सर, अब वेटेड वाले में हमें क्या लेना साथ में, हमें सिर्फ प्राइस चेंज नहीं लेना है, हमें उसके साथ कोई वेट लेना है, मतलब हमने उसके साथ क्वांटिटी लेनी पड़ेगी कि मान लो पी नॉट मतलब 2010 में और 2020 में ये प्राइसेस थे, पर ये भी तो बताओ उस टाइम क्वांटिटी क्या थी। जब क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब है कि क्वांटिटी क्या है, उसका वेट है, कि मतलब जो वो हम बात कर रहे हैं कॉमोडिटी की, उसका प्राइस इतना था पर वो कॉमोडिटी भी कितनी थी, दैट विल अटैच वेट टू दैट P0 एंड P1 रिस्पेक्टिवली। थोड़ा हमारे कोल्ड हो रखा है, तभी हमें लास्ट क्लास में हमारी मिस हो गई थी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लें कि कोल्ड के साथ हमारे, और मौसम खराब है, आप भी ध्यान रखें, तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सर्दियां अभी आई हैं, तो थोड़ा अपने आप को ध्यान में रखें ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इस टाइम जो भी लगता है एग्जाम के टाइम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है दैट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। तो थोड़ा अपना ख्याल रखें, हेल्थ का भी, सब चीज का ध्यान रखें, और एग्जाम पे मेन फोकस करके इस बार ट्राई करें कि अपना टॉप रैंक आना चाहिए। वर्क हार्ड, ये बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यू शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकंड इस बार कि पीसीएस का एग्जाम आया, इतनी सीट, एंड यू कैन बिकम अ टॉप ऑफिसर्स अगर आप इस बार मेहनत करते हैं। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, क्वांटिटी विल बी देयर अलोंग विद प्राइसेस इन अ वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर। अब बस एक चीज समझ लो, इसमें भी दो हैं, एक है एग्रीगेट, एक है प्राइस रिलेटेड। समझ में आया, सेम जो हमने पहले किया है। अब मान लो हमारे पास ए बी सी डी मतलब 4 कॉमोडिटीज हैं, इसका 2010 में इतना प्राइस था, इतना सामान बना था, 2020 में इतना प्राइस है, इतना सामान बना है। तो जो हमारा सामान बना है ये एक तरह का क्या है, वेट असाइन हो रहा है ना उसको, कि उसकी वर्थ क्या है उस चीज की, उस कॉमोडिटी की, नॉट जस्ट प्राइस बट ऑल्सो द वेट, और वही क्वांटिटी है। अब जब हम ये करते हैं तो हमने देखा इसमें अलग अलग मेथड आते हैं, ये आपको याद करके रखने हैं। जैसे कि एक मेथड है पहला लैश पियर्स फॉर्मूला, इसको एल डिनोट करते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ दिस बेस ईयर एंड दिस करंट ईयर, उसके रिलेटिव में निकालना है, और वेटेड आएगा। तो हमने क्या किया, इस वन में क्योंकि एग्रीगेट निकाल रहे हैं हम, प्राइस रिलेटिव तो नहीं निकाल रहे, एग्रीगेट निकाल रहे हैं, तो एग्रीगेट में हम क्या करेंगे, जो उस टाइम हम P1 कर रहे थे अब साथ में क्या करेंगे, Q1 करेंगे। तो समेशन P1 इंटू Q0,
फिर समेशन पी नॉट बाय क्यू नॉट, क्योंकि यहां पे हमारा करंट ईयर क्या है, ये नॉट है ना, मतलब 2010 है। तो जब हम उसको बेस ईयर मानेंगे तो जो हमने प्राइसेस चेंज किए हैं, ये कौन सा इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है। तो हमने जो प्राइसेस चेंज किए हैं पर क्वांटिटी को क्या माना है, इस मेथड में क्वांटिटी को बेस माना है। मतलब जो प्राइसेस 2020 में चेंज हुए, डिवाइड जो है प्राइसेस 2010 में थे, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेट क्या रखा, कांस्टेंट रखा, कि वेट क्या है कांस्टेंट, कौन से वाला, 2010 वाला। तो समेशन P1 इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय समेशन P नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू 100। इसमें हमने क्या माना है, क्यू नॉट को मतलब क्वांटिटी को क्या माना है, बेस माना है, प्राइसेस को चेंज माना है। दैट मेथड इज कॉल्ड एज लैशपियर फॉर्मूला। उल्टा भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड हैं। तो इन लैशपियर मेथड प्राइसेस को तो चेंज किया ही है, क्योंकि प्राइस इंडेक्स है, प्राइस का चेंज देखना है, तो क्या कांस्टेंट रखा है, क्वांटिटी। तो आपको इस फॉर्मूला में क्या निकालना है, जो आपने फॉर्मूला दिया हुआ है P1, तो आप क्या निकालोगे, इसमें एक कॉलम ऐड करोगे, क्या P1 क्यू नॉट, और एक क्या करोगे P नॉट क्यू नॉट, दोनों को ऐड करोगे, और दोनों का ऐड जो समेशन आएगा इन दोनों का, उसको डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे, आंसर आ जाएगा। मेन चीज क्या है, क्यू नॉट इज कांस्टेंट इन लैशपियर मेथड। आया समझ में। ऐसे बहुत सारे मेथड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन्होंने क्वांटिटी को कांस्टेंट क्यों माना। एक काम तो कर सकते थे ना, ये पी नॉट क्यू नॉट को कांस्टेंट मानते मानते कि जो P1 इंटू Q1 है, जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं और जो क्वांटिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट प्राइसेस एंड क्वांटिटी, उसके लिए मेथड अलग है, कर लो वो भी, उसका नाम अलग हो जाएगा। पर लैशपियर फॉर्मूला में प्राइसेस को चेंज मान के क्वांटिटी को कांस्टेंट मान के माना जाता है। जैसे कि अगला मेथड क्या है, देखें, अगला मेथड है पाशे मेथड, पी लिखते हैं इसको। अब इसमें देखें क्या है, इन्होंने प्राइसेस को चेंज माना विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी को क्या रखा, कांस्टेंट, कौन से वाली, करंट ईयर वाली। तो Q1 इज मान लो 2020 जो ईयर है उसकी क्वांटिटी है, तो हमने प्राइसेस को जो चेंज रखा P1 P नॉट, पर क्वांटिटी कौन सी रखी, करंट ईयर वाली। तो जब हम ये निकाल रहे थे यहां, तो यहां पे अगर पाशे मेथड से निकालना है तो क्या आएगा, हम दो एंट्री बनाएंगे, दो टेबल, P1 Q1 और P नॉट Q1, क्योंकि इसमें हमने किसको कांस्टेंट माना है, जो क्वांटिटी ऑफ अ करंट ईयर दैट इज 2020। ये 2020 का है, ये 2010 का है। आया समझ में। दैट मेथड इज कॉल्ड एज पाशे मेथड। अब आपको पेपर में दिया जाएगा कि कौन से मेथड से निकालो इंडेक्स नंबर। अगर नहीं दिया जाएगा तो एक कॉमन मेथड है जो हम आगे पढ़ेंगे, फिशर मेथड, वो दोनों का एवरेज ले लेता है। दैट इज नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज फिशर मेथड। अब फिशर मेथड में क्या है, जो हमने पहले निकाला है L, और दूसरा मेथड क्या है, पाशे मेथड। आपने क्या करना है, रूट ऑफ L इन P, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, P1 P नॉट Q नॉट Q नॉट, इसका क्या था P1 P नॉट Q1 Q1 इंटू 100, जो इससे आएगा वो है फिशर मेथड। तो ना दिया हो तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों का क्या है, एवरेज है L और P का। तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। आपको पता है L, आपको पता है P, ये क्या है, रूट ऑफ L इंटू P। वैसे नेक्स्ट मेथड क्या है, बाउलेज मेथड, और इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज है, हम L और P का एवरेज निकाल लेंगे, L प्लस P बाय 2। L क्या होता है, यहाँ Q नॉट है, यहाँ P1 P नॉट है, यहाँ P1 P नॉट है, यहाँ पे क्या है, Q1 है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, इंटू 100, दैट इज कॉल्ड एज बाउले मेथड। फिशर में रूट ऑफ L इंटू P, फिशर में रूट ऑफ L इंटू P, और इस मेथड में L प्लस P बाय 2। तो हमने जो देखा है कि हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है फॉर वेटेड, बट दैट वेटेड इज एग्रीगेट, वी हैव डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज, जो हमने अभी निकाला है वेटेड में, पहला जो मेथड था लैशपियर मेथड, इसमें क्या होता है, प्राइसेस चेंज माने जाते हैं पर क्वांटिटी जो हमारा बेस ईयर है Q नॉट उसको लिया जाता है। तो P1 Q नॉट का समेशन डिवाइड बाय P नॉट Q नॉट का समेशन। और वैसे ही जो हमारा पाशे मेथड है, इसमें P1 Q1 जो उस साल का है डिवाइड बाय P नॉट और Q1 जो करंट ईयर का है, इसमें करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट दिया जाता है। और जो फिशर मेथड है वो है रूट ऑफ L इंटू P, और जो हमारा बाउले मेथड है वो है L प्लस P बाई डिवाइड बाई 2। तो अगर आपको पहले दो मेथड आते हैं तो बाकी तो क्या है, उसका एवरेज ही लिया जा रहा है, उसका दोनों का
इंपैक्ट लिया जा रहा है एल एंड पी का। और जो लास्ट मेथड आता है वो आता है मार्शल्स एजवर्थ मेथड। इसका क्या मतलब होता है? अब इसमें हमने क्या किया, जो हमारा ये मेथड था, ये कौन सा, बाउले मेथड, हमने क्या किया, जो हमारी टर्म्स आ रही थी एल और पी से, एल से क्या आ रहा था हमारा, पहला जो था लास्ट पेयर मेथड में क्या था, P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0, उसमें क्या आ रहा था, P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1। तो ये कह रहे हैं दोनों की न्यूमिनेटर को ऐड कर दो और दोनों के डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, और जब तुम वो ऐड करोगे इनटू क्या कर दो 100। वो भी क्या है, मार्शल एजवर्थ मेथड। इनमें हमने क्या किया, नथिंग बट दोनों के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया। हम मतलब एल और पी से ये क्या निकाल रहे हैं, ये तो हमारा जो फिशर मेथड है, बाउले मेथड है, या फिर हमारा मार्शल एजवर्थ मेथड है, ये पहले वाला जो मेथड है एल एंड पी, दैट इज पाशे एंड जो हमारा पाशे मेथड है, या जो हमारा कौन सा है लास्ट पेयर मेथड है, इस दोनों मेथड से ही हमने बाकी 3 फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। ये कौन सा पढ़ रहे थे हम, वेटेड में, पर क्या पढ़ रहे थे, एग्रीगेट। आया समझ में? हम क्या पढ़ेंगे, वेटेड में ही प्राइस रिलेटेड या प्राइस रिलेटिव, अब जाएंगे उसमें प्राइस रिलेटिव में, पर वेटेड में निकाल लेंगे। ये हमारा ये रहा। अब एक चीज समझे, इसमें कितना हुआ टाइम, हाँ, तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब मैं आपको इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, कैलकुलेशन बहुत इजी है, फॉर्मूले आए, फॉर्मूले में पुट के आंसर आ गया। तो जो हमारा हम पढ़ रहे हैं लास्ट क्लास में, हमने पहले पूरे 15-16 क्लासेस में कैलकुलेशन ही की है, तो आज कैलकुलेशन करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको निकालना है, प्राइस पता है, क्वांटिटी पता है, कुछ भी दे दें आपको, फॉर्मूला पता है, पुट किया आंसर आ गया। तो इसलिए इस लास्ट क्लास में हम आपको कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, तो उन पे फोकस कर रहे हैं। वैसे ही वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो इसलिए हम आपको असाइनमेंट दे देंगे, आपको बस ये फॉर्मूलाज पुट करने हैं और उस असाइनमेंट में आंसर को मैच कर लेना। इसके लिए हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन दे देंगे रिग्रेशन के और इंडेक्स नंबर के, ठीक है, तो वो कर लेना। अब ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, जो हम पहले पढ़ रहे थे प्राइस रिलेटिव, उसमें क्या होता था, हमारे पास P0 होता था, P1 होता था, क्वांटिटी तो नहीं होती थी क्योंकि वो था अनवेटेड था। हम क्या निकालते थे, P1 बाय P0, उसको क्या करते थे, ऐड, और उसको ऐड करके उसे बोल देते समेशन P, और उस समेशन P को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते थे। वहां पे वेट नहीं था, और जब वेट आता है तो n किससे रिप्लेस हो जाता है, वेट से रिप्लेस हो जाता है, और जो ये प्राइस होता है ये वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, PR का, जो वेटेड प्राइस रिलेटिव है वो आएगा समेशन P इंटू W डिवाइड बाय W, और ये क्या आ गया हमारा, वेयर P क्या है हमारा, P1 P0 इंटू 100, और हमारा वेट क्या होता है, वेट इज P0 इंटू Q0, जो हमारा क्या है, बेस ईयर है। तो हमने आपको पहले बताया, जो हमने पहले निकाला था जब हमारे पास वेट नहीं थे, तो प्राइस रिलेटिव क्या था हमारा, वो था P1 बाय P0 निकाला, क्योंकि हमें P0 P1 पता है, उन सभी के लिए निकाला और ऐड किया, क्या आया, समेशन P डिवाइड किया n से, तो हमारा क्या आ गया था, प्राइस रिलेटिव फॉर अनवेटेड। अब वेटेड है तो n किससे रिप्लेस हो गया, W से, और जो प्राइस है उसका क्या आ गया, W, तो क्या फॉर्मूला बन गया, समेशन PW बाय W। बस समेशन P का मतलब क्या है, P1 बाय P0 इंटू 100। बस वेट का मतलब क्या है, वेट का मतलब है जो बेस ईयर है हमारा, उसमें वेट क्या होगा, P0 इंटू Q0, और ये हमारा क्या आ गया, वेट आ गया। ये है ना वेट। वैसे वेट क्या होता है, मतलब उसकी वर्थ और वैल्यू, और बेस ईयर की वर्थ वैल्यू क्या है, P0 Q0। आपने सारा P0 Q0 नहीं, मतलब वेट का मतलब क्या है, जो P0 एंड Q0, जैसे एग्जांपल देखें, यहां से समझ में आ जाएगा ताकि आपको समझ में आए। हमारे पास P0 है, हमारे पास Q0 है, हमारा P1 है, Q1 है। अब हमें वेट पता है ना, क्योंकि क्वांटिटी है तो वेट है इसमें, तो ये कौन सी है, वेटेड। हमें क्या निकालना है, प्राइस रिलेटिव, तो पहले क्या निकालेंगे, P1 बाय P0 इंटू 100। तो यहां पे P1 क्या है, P1 इज 6, और P0 क्या है, 2 इंटू 100। ऐसे सभी का P1 क्या है, P1 निकालना है यहां पे, तो यहां पे P1 क्या है, यहां पे 4, P0 क्या है 2, तो 4 बाय 2 इंटू 100। फिर क्या है 6, और वो क्या है 5, तो 6 बाय 5 इंटू 100। वैसे ही 5 बाय 4 इंटू 100, वैसे ही 2 बाय 2 इंटू 100। आपने ये निकाला और इसको ऐड किया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, समेशन P। पर हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, PW चाहिए, उसका समेशन चाहिए।
तो पहले क्या निकालोगे, डब्ल्यू निकालोगे। डब्ल्यू क्या है, पी नॉट इंटू क्यू नॉट। वो क्या है, 2 इंटू 8 इज 16, 5 इंटू 10 इज 50, 14 इंटू 4 इज 56, फिर 19 इंटू 2 इज 38, इसको निकाला। फिर P इंटू डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया, वो क्या आया, पी डब्ल्यू। उसको क्या किया, ऐड, तो क्या आया, समेशन पी डब्ल्यू। और ये क्या है हमारा, समेशन डब्ल्यू। तो जो हम ये निकाल रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, समेशन पी डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू। और यहां पे जब हम पुट कर रहे हैं तो प्राइस रिलेटिव फॉर जो हमारा कौन है, वेटेड में निकाल रहे हैं प्राइस रिलेटिव, दैट इज नथिंग बट समेशन पी डब्ल्यू डिवाइड बाय डब्ल्यू। क्योंकि यहां पे क्या है, नंबर इज रिप्लेस्ड बाय वेट, और वेट कहां दिखेगा, यहां और यहां। और वेट होता क्या है, वेट इज नथिंग बट पी नॉट और क्यू नॉट का समेशन। वैसे पी क्या होता है, पी वन बाई पी नॉट इंटू 100 का समेशन। तो आपने ये सभी के लिए निकाला और मल्टी ऐड किया, आपने ये सभी के लिए निकाला और ऐड किया कमोडिटी के लिए, तो क्या आ जाएगा, वेट और पेट, वेट और प्राइस। तो आपका समेशन पी डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू क्या है, वेट किसका, बेस ईयर का पी नॉट और क्यू नॉट का समेशन। क्योंकि प्राइस है तो प्राइस होता है उस रिलेटिव प्राइस पी वन बाय पी नॉट। वेट आपको साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में वेट से ही डिवाइड करना पड़ेगा। और वेट क्या है कि उसका एक हमारा जो बेस ईयर है पी नॉट और क्यू नॉट, वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको लिख लें, समेशन पी डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू, दैट इज प्राइस रिलेटिव फॉर वेटेड रिलेटिव प्राइस। तो ये आपको पता है, ये पता है, ये पता दिखाया आपको, पुट करके आंसर आ जाएगा। बस ये तो समझ में आ रहा है ना कि जो हमने पहले मेथड किया था वहां पे क्या होता है, वहां पे पी वन बाई पी नॉट होता है और डिवाइड बाय क्या होता है, एन होता है। एन अब क्या रिप्लेस हो जाएगा, एन हो जाएगा वेट से रिप्लेस, और प्राइस के साथ भी वेट आ जाएगा। और वेट क्या होता है, मतलब बेस ईयर में पी नॉट इंटू क्यू नॉट। अब ये हमारा हो गया है। अब हम करते हैं इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब एक चीज समझें, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में कुछ नहीं करना है। जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर में प्राइस इज द मेन फोकस, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी इज द मेन फोकस। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में जहां जहां कैपिटल पी लिखा है कैपिटल क्यू कर दें, जहां स्मॉल पी लिखा है स्मॉल क्यू, जहां स्मॉल क्यू लिखा है स्मॉल पी। क्योंकि अब प्राइस क्वांटिटी से रिप्लेस हो गई और क्वांटिटी प्राइस से रिप्लेस हो गई। जो वहां पे प्राइस मोर इंपॉर्टेंट था, अब वहां क्वांटिटी मोर इंपॉर्टेंट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो क्या निकाला था, ये निकाला था, कौन सा, ये वाला। सारे मेथड में अप्लाई करके बता देते हैं आपको। मान लो आपको कौन सा मेथड है, पहले चलते हैं, जो पहले कौन सा मेथड है, पाशे मेथड मान लो, या पाशे से पहले कौन सा है, लास्ट पेयर मेथड। यहां पे क्या, पी नॉट वन, यहां पे क्या आएगा, क्यू नॉट वन, क्या आएगा, समेशन क्यू वन इंटू पी नॉट डिवाइड बाय समेशन क्यू नॉट इंटू पी नॉट। क्या चेंज दिखा रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी व्हेन वी टेकिंग बेस प्राइस एज कांस्टेंट। वैसे ही सिमिलरली यहां पे है। तो आप जब लिख रहे हैं साथ में, जब क्वांटिटी का लिखेंगे, आपने ये लिखे होंगे ना, साथ में क्या करें, बस यहां पे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट वन इज इक्वल टू समेशन क्यू वन पी नॉट डिवाइड बाय क्यू नॉट पी वन और पी वन। यहां क्या, पी वन और पी वन। बस इसको कैपिटल पी को कैपिटल क्यू से, क्यू को पी से और पी को क्यू से। वैसे अगला जाए, यहां तो आगे तो सेम हो जाएंगे एल और पी। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जब क्वांटिटी मेथड निकालना है तो दैट क्वांटिटी मेथड इज सिंपली पी को क्यू से रिप्लेस करें और क्यू को पी से, आपका क्वांटिटी मेन फोकस बनके उसका आपका इंडेक्स आ जाएगा। पहले प्राइस का इंडेक्स था, फिर किसका इंडेक्स आया, फिर आया क्वांटिटी का इंडेक्स। और वैसे अब देखते हैं हम, जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू इंडेक्स। और बताया था वैल्यू इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू होती है प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अगर आपको टोटल वैल्यू निकालनी है करंट ईयर की, टोटल वैल्यू ऑफ बेस ईयर इंटू 100 निकालना है, तो पहले की वैल्यू क्या होती है, P1 इंटू Q1, दूसरे की वैल्यू क्या होती है, P नॉट इंटू Q नॉट इंटू 100। वैल्यू मतलब उस साल का प्राइस एंड क्वांटिटी, और इसका क्या होता है, उस साल का प्राइस एंड क्वांटिटी। दोनों को निकाला, दोनों का समेशन किया इंटू 100, क्या आ गया आपके पास, वैल्यू। वैल्यू मतलब इसमें प्राइस का भी आ रहा है और क्वांटिटी का भी आ रहा है, बस उस साल का दोनों प्राइस क्वांटिटी और फिर उस साल का दोनों प्राइस क्वांटिटी, दोनों का रेशियो लिया, आंसर आ जाएगा। वैल्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, सिंपल चीज, दोनों का प्राइस और क्वांटिटी सेम ईयर का आएगा, क्योंकि हमें वैल्यू का
मानना है। आया समझ में? अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब सिंपल सा है। अब देखें सीपीआई का मतलब क्या है। अब हमें अगर प्राइस निकालना है, दो तरीके हैं। एक तरीका है आप प्राइस रिलेटिव निकालें, वो क्या होता है, समेशन पी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, जो हमने लास्ट में निकाला है ना वेटेज के लिए, जो वेटेड था और फोकस क्या था, प्राइस, और इसमें हमने निकाल दिया प्राइस फोकस है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस या इन्फ्लेशन। तो आपने वेटेड में प्राइस रिलेटेड निकाल लिया, फॉर्मूला पुट किया, क्या आ जाएगा, सीपीआई। और आपने पुट किया जो हमने निकाला था अभी, और उससे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आ जाएगा। यहां क्या है, आप क्या करो, सिंपली जो हमने पहले निकाला था एवरेज एग्रीगेट मेथड था जो हमारा, उसमें क्या था P1 Q0 और P0 Q0, मतलब आपने बेस ईयर के क्वांटिटी को कॉमन माना था, उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, या तो आपका वेटेज है, ये क्या है, जो या तो जो ये है प्राइस रिलेटिव वाला है वेट, या प्राइस रिलेटिव ना लेके क्या करेंगे, एग्रीगेट लेंगे। तो क्योंकि हम जब सीपीआई निकाल रहे हैं तो हम मानते हैं वहां पे वेट तो असाइन होंगे ही होंगे, तो वहां पे हम क्वांटिटी को लेंगे। पर मेन चीज क्या है, अगर हमें एवरेज निकालना है तो ये मेथड बेस्ट है, P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0, क्योंकि ये क्या है, क्वांटिटी इज कांस्टेंट, प्राइसेस चेंज को लिया जा रहा है, और हमें प्राइसेस चेंजेस लेने हैं किसमें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। और यहां फिर कौन सा मेथड है, ये मेथड है जिसमें हम प्राइस रिलेटिव ले रहे हैं। दोनों मेथड से क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाएगा। आया समझ में यहां तक? तो यहां तक ये हमारा क्लियर है। अब एक काम करते हैं, 1 मिनट का बस थोड़ा सा ब्रेक है, फिर हम आगे करते हैं, ताकि हम भी थोड़े ज्यादा ना खराब हो जाए हमारी तबीयत। तो बस 1 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर अंदर हम थोड़ा रेस्ट लेके स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें आप मेंशन करके। और जो हमने बताया ना ये सीपीआई मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, वही मतलब इन्फ्लेशन बताता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, या कॉस्ट कैसे बढ़ रही है। उसके दो ही मेथड हैं, एक प्राइस रिलेटिव वाला मेथड है, एक जो एग्रीगेट वाला मेथड है। दोनों ने आपको बता दिए हैं। इनमें प्राइस फोकस है तो हमने P1 बाई P0 लिया ना, हमने क्वांटिटी कांस्टेंट मान ली, उसका समेशन ले लिया और इनटू 100 कर दिया, या फिर क्या कर दिया हमने, समेशन PW बाई W उसका कर दिया। तो आप जैसे मर्जी निकाले, दोनों मेथड से कॉस्ट ऑफ लिविंग पता लग जाती है। आया समझ में? यहां तक। अब इंडेक्स नंबर में यही है, बस एक चीज और करते हैं अभी, फिर उसके बाद हम करेंगे रिग्रेशन। आया समझ में? अब एक चीज समझे इसमें जो हम कर रहे हैं वो ये है, हमने मेथड कौन से पढ़े, बहुत सारे, फिशर पढ़ा, पाशे पढ़ा, मेथड पढ़े ना अलग अलग, जिससे हम क्या निकाल रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं। अब कई बार ये पहले हमें टेस्ट करना होता है कि कौन सा मेथड यहां पे एप्लीकेबल है या नहीं। ये नहीं है कि सारे मेथड्स आर एप्लीकेबल हर कंडीशन में, तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है पहले। तो लिखें कि कौन सा मेथड एप्लीकेबल है या नहीं है। तो फिर लिखें टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। तो यहीं पे लिख लें, हेडिंग बना लें, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, कि कौन सा इंडेक्स नंबर इज एडिक्वेट फॉर दैट कंडीशन। तो टेस्ट फॉर एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। बताया ना कि सारे इंडेक्स नंबर जो हमने किए हैं वो हर कंडीशन में वैलिडेट नहीं है, पहले हमें देखना पड़ेगा टेस्ट करके कैसे। अब टेस्ट लैब में तो करेंगे नहीं, फॉर्मूला ये है, उसको लिखें। तो पहला लिखें जो आपको पता लगेगा कौन सा मेथड एप्लीकेबल है। तो लिखें इसमें टाइम रिवर्सल टेस्ट, TRT। तो अगर आपने मतलब पेपर में आया तो पहले टेस्ट अप्लाई करें और फिर देखें ये टेस्ट सही है, कौन सा मेथड एप्लीकेबल है या नहीं। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है सिंपल सा, आप क्या करें, P1 नॉट निकालें और P0 1 निकालें। ये निकालने आता है ना, जैसे P0 1 निकालना आता है वैसे P1 नॉट भी निकालना आता होगा। इसको निकालें और उसको निकालने के बाद देखें, इसको मल्टीप्लाई करें P0 1 इंटू P1 नॉट को, और देखें वो 1 आ रहा है या नहीं। अब आप देखेंगे, आपने फिशर मेथड निकाला, आपने पाशे मेथड निकाला, आपने बाकी सारे मेथड निकाले, इससे अप्लाई करें, इससे अप्लाई करें, इससे अप्लाई करें, चारों मेथड अप्लाई करें, फिर देखें ये ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस मेथड से ऐसा आ रहा होगा, क्योंकि सभी में
P1 नॉट और P नॉट 1 की वैल्यू मतलब क्या है, अलग अलग है। अब जिस मेथड से भी आपने ये पुट किया, मान लो आपने फिशर से पुट किया, आपने पाशे से पुट किया, ऐसे सारे से पुट किया, जिस मेथड से 1 आ रहा होगा यू विल फाइंड कि उस पे ये हम उस वहां पे ये मेथड एप्लीकेबल है। जहां पे भी ये 1 आ रहा होगा, मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट, मतलब आप P नॉट 1 लो चाहे टाइम रिवर्स कर दो, P1 नॉट लो, वो 1 आना चाहिए। जिस मेथड में भी वो 1 आ रहा होगा मतलब वहां पे वो मेथड एप्लीकेबल है। और आप पाएंगे कि इन केस ऑफ फिशर मेथड, हमारे जो इन केस ऑफ फिशर मेथड ये जो टेस्ट है ये एप्लीकेबल होता है। तो इन केस ऑफ फिशर मेथड दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो मतलब फिशर मेथड इज एप्लीकेबल। मतलब आप कोई एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एग्जाम्पल एक्स वाई हमने ली ना ऊपर, उसमें आपने पुट किया, तो आप पाएंगे वहां पे फिशर मेथड सेटिस्फाई है या नहीं है। फिर आप देखेंगे मेरा पाशे मेथड सेटिस्फाइंग है या नहीं है या नहीं है। ऐसे आप सारे मेथड देखेंगे, फिर देखेंगे मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं। तो लेट सपोज आपके पास एग्जाम्पल है एक्स और वाई वाली, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। आपने वहां पे कौन सा टेस्ट अप्लाई किया, टाइम रिवर्सल टेस्ट, और उसमें अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है वहां पे वो मेथड एप्लीकेबल होगा, बाकी एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट पहले आपको करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा मेथड एप्लीकेबल है। उसकी कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं। तो जो भी एग्जाम्पल है उस पर ये अप्लाई करके देखें सभी मेथड से, जिससे वो हो जाएगी एप्लीकेबल। वो मेथड क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी क्या है, फेल हो गए हैं। वैसे ही एक और टेस्ट है, तो वैसे ही नेक्स्ट लिखें, एक और टेस्ट है। पहला है टाइम रिवर्सल टेस्ट, दूसरा लिखें। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या है, P नॉट 1 P1 नॉट दोनों को मल्टीप्लाई क्या करें और क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। टाइम क्या कर दिया आपने, रिवर्स कर दिया। सेकंड लिखें, इसमें जो सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आपके पास कोई एग्जांपल है, एक्स और वाई हैं, आपने उनको लिया और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में पुट किया और देखा कि वो कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो जिस जिस मेथड से आपने करके वो सेटिस्फाई हो रही थी वो मेथड क्या है, सही है। जैसे इसका में क्या होता है, आपको क्या सेटिस्फाई करना है, P नॉट 1 इंटू Q नॉट 1 इज इक्वल टू V नॉट 1। अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो आपका जिस जिस मेथड से आपने ये अप्लाई किया और जिस जिस मेथड से ये सही हो गया, मान लो इससे नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, इससे हो गया तो ये क्या है, सही, इससे हो गया तो ये क्या है, सही। तो आपने अलग अलग मेथड में इनका अलग अलग मतलब है, सभी मेथड से अप्लाई किया, जो मेथड ये कंडीशन को मैच कर रहा होगा तो वो मेथड क्या होगा, उस एग्जाम्पल के लिए सही होगा। आया समझ में? तो ये हमारा क्लियर है। नेक्स्ट लिखें सर्कुलर टेस्ट। तो 3 टेस्ट है, पहला टाइम रिवर्सल टेस्ट, दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और जो हमारा तीसरा है दैट इज थर्ड वन इज हमारा सर्कुलर टेस्ट। तो आपको ये टेस्ट दिए गए हैं, इन टेस्ट के फॉर्मूलाज हैं, आपके पास एग्जाम्पल है, उस टेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको पुट करके देखें अलग अलग मेथड से। अगर वो फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका जिस मेथड से आपने अप्लाई किया था वो मेथड क्या है, एप्लीकेबल है, बाकी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें लिखे नेक्स्ट इज सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट तीसरा टेस्ट है, पहला था टाइम रिवर्सल टेस्ट, दूसरा था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तीसरा है सर्कुलर टेस्ट। इसमें क्या है, मान लो आपके पास P नॉट है, प्राइसेस P1 है, ऐसे P नॉट है, तो आपको एक सर्कल बनाना है ऐसे जिसमें आपको अलग अलग प्राइसेस लेने हैं। जैसे कि मान लो आपने प्राइसेस लिए P नॉट 1, फिर लिए आपने P1 2, और फिर क्या लिया आपने P नॉट P2 नॉट, इनको मल्टीप्लाई किया, और अगर ये 1 आ गया तो आपने सर्कुलर टेस्ट को पास कर लिया। तो मान लो आपने अपनी एग्जांपल थी एक्स वाई की, आपने उसमें कोई मेथड अप्लाई किया, मान लो ये सारे मेथड आपने अप्लाई किए, मान लो फिशर मेथड से ये नहीं आया, फिशर मेथड अप्लाई किया आपने यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिशर मेथड एप्लीकेबल नहीं है। बी पुट किया आपने, पाशे किया मेथड पुट किया, बाउले मेथड पुट किया, पाशे पुट किया, तो देखा कि सेटिस्फाई हो रही है, पाशे मेथड का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, और इस एग्जांपल के लिए अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन तो पाशे मेथड क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। वैसे बाउले मेथड नहीं हुआ, बाउले मेथड आपने अप्लाई किया यहाँ पे, और एक्स और वाई एग्जांपल के लिए अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है,
अगर बाउले मेथड को ऐसे अप्लाई करने के बाद 1 आ रहा है तो बाउले मेथड हो जाएगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ये हमारे 3 टेस्ट हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट, चेक करने के लिए। और आप पाएंगे बहुत सारी एग्जांपल्स में कौन सा टेस्ट ज्यादा पास होता है, फिशर टेस्ट। तभी जो आपको निकालना होता है जनरली, अगर आपको लग रहा है डाउट तो फिशर मेथड इज द बेस्ट सेफ मेथड, उससे आप निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसमें द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज रिग्रेशन। अब पहले ये समझ लें कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब जो रिग्रेशन है और कोरिलेशन है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मान लो x है और y है, x है और y है, अगर इनमें कोरिलेशन बताना है, इसका मतलब ये नहीं है कि x को चेंज करने से y चेंज होता है या y को चेंज करने से x चेंज होता है। हमें ये पता है बस कि x और y के आपस में रिलेटेड हैं, उनकी कॉजेलिटी कुछ नहीं है। हमें नहीं पता कि x के कारण ही y चेंज हो रहा है, y के कारण x चेंज हो रहा है। हमें बस ये पता है कि x जब ये ऐसा होता है तो y ऐसा होता है, ये आपस में ऐसे रिलेटेड है, उनका रिलेशन ये है। हमें ये पता लगता है कोरिलेशन से। रिग्रेशन से हमें x और y के बीच में जो पता लगता है वो ये पता लगता है कि x को चेंज करने से y कितना चेंज होता है और y को चेंज करने से x कितना चेंज होता है। यहां पे अगर x और y क्या है, रिलेटेड है, इंटरचेंजेबल है। यहां पे x और y इंटरचेंजेबल नहीं है, ये बताते हैं कि x को चेंज करने से y कितना चेंज होता है, रिलेशन नहीं बताते हैं, एग्जैक्ट चेंज बताते हैं। तभी यहां x और y क्या है, इंटरचेंजेबल नहीं है। x को चेंज करने से y कितना चेंज होता है और y को चेंज करने से x कितना चेंज होता है। ये यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें x और y के बीच में ना सिर्फ रिलेशन बल्कि एग्जैक्ट चेंज बाय चेंजिंग वन क्वांटिटी, वो हम निकाल लेंगे। मतलब यहां पे इक्वेशन बनेगी x की y के रिस्पेक्ट में और y की x के रिस्पेक्ट में, और ये बताएगा कि y के चेंज होने से x कैसे चेंज होता है और यहां पे x के चेंज होने से y कैसे चेंज होता है। तो यहां पे प्रॉपर इक्वेशंस बनेगी। तो रिग्रेशन और कोरिलेशन में ये फर्क है। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि कोरिलेशन में बताते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आइसक्रीम की सेल बढ़ती है, बस। हाँ, ये होता है, कितनी बढ़ती है कितनी कम होती है एग्जैक्ट नहीं पता है। हाईली कोरिलेटेड है, मॉडरेटली कोरिलेटेड है या लेस कोरिलेटेड है। इन केस ऑफ रिग्रेशन जो पता लगता है वो लगता है 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने थे 10 गुना आइसक्रीम की डिमांड चेंज होती है। तो रिग्रेशन में आपको एग्जैक्ट पता लगता है। ये फर्क है कोरिलेशन और रिग्रेशन में। दैट्स व्हाई रिग्रेशन इज मच बेटर टू गेट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। अब रिग्रेशन को करने के तरीके देखें। मैंने आपको बताया यहां पे चेंजेस जो आते हैं वो x और y में अलग अलग है कि x के चेंज होने से y कितना चेंज होता है और y के चेंज होने से x कितना चेंज होता है। इसलिए यहां पे हम 2 चीजें लिखते होते हैं, x ऑन y और y ऑन x। हमारे पास मान लो x और y की वैल्यूज दी हुई हैं, एक्चुअल वैल्यूज। यहां पे x की वैल्यू है 10, 20, 30, 40 और यहां वैल्यू है 1, 2, 4, 6। इन एक्चुअल वैल्यूज के बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, x और y के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? x ऑन y का मतलब क्या है, x इक्वल टू a प्लस बी वाई, मतलब y के चेंज होने से x कैसे चेंज हो रहा है। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। जब मैं इन सभी को x प्लस ए बी वाई है, जब मैं इसको क्या करूंगा, सारी ये तो एक है ना x, इसको जब मैं समेशन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, समेशन x, ये बन जाएगा समेशन y, ये बन जाएगा समेशन, मतलब जितनी टर्म्स है na बन गया ये। अब जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, y से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा, समेशन एक्स वाई, और यहां क्या बन जाएगा a इंटू समेशन y। यहां y y किया ना तो ny क्या बन जाएगा, समेशन y, और यहां पे b इंटू समेशन y स्क्वायर। ये है x ऑन y की इक्वेशन। कौन सी है, समेशन एक्स वाई प्लस a समेशन y प्लस b समेशन y स्क्वायर। वैसे ही जब मैं y ऑन x निकालूंगा, y ऑन x निकालूंगा वो क्या आएगा, सिमिलरली y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपने क्या किया, समेशन लिया, समेशन y प्लस a n प्लस b समेशन x, फिर आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, समेशन एक्स वाई प्लस a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन क्या है, ये वाली है, यहां पे बता रहे हैं y के चेंज होने से x कैसे चेंज होता है और x के चेंज होने से y कैसे चेंज होता है, और वहां बता रहे हैं
कि y के चेंज होने से x कैसे चेंज होता है, ये इक्वेशन पहली है। अब ये दोनों इक्वेशन हैं, अगर हमारे पास मान लो x और y दिया हुआ है तो हम समेशन x y भी निकाल लेंगे, इस सभी को ऐड कर दिया, समेशन एक्स वाई भी निकाल लेंगे, इससे एक्स वाई टर्म निकाल लेंगे और समेशन एक्स वाई भी निकाल लेंगे। वैसे ही यहां से समेशन वाई स्क्वायर भी निकाल लेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर भी निकाल लेंगे और हम सब पुट निकाल देंगे। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है ए और बी। देयर आर टू इक्वेशन, दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन है, उनमें दो ही अननोन है ए और बी। दो इक्वेशन, दो अननोन, हम ए और बी निकाल लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, रिग्रेशन इक्वेशन। तो पेपर में आता है क्या बताएं बना के, रिग्रेशन की इक्वेशन। तो आपने क्या बना दी, रिग्रेशन की इक्वेशन। कैसे बनाई, आपके पास एक्चुअल वैल्यू थी और आपने दो इक्वेशंस जो मैंने आपको बना के दिखाई उसमें पुट की, और उसको पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गया, ए और बी की वैल्यू आ गई, और वो आपके ए की बी की वैल्यू आप पुट कर दी, आपने वाई और एक्स के बीच में रिलेशन बता दिया, और सेम आपने एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता दिया। क्योंकि आपको बताया कि x और y आर नॉट इंटरचेंजेबल, कि x के चेंज होने से कितना चेंज होता है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज होने से सेल 10 गुना बढ़ती है। अब ये नहीं है कि 10 गुना सेल बढ़ने से टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, वो अलग हो सकता है। मान लो सेल 10 गुना बढ़ी और टेम्परेचर क्या हुआ, 0.5 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, ये भी हो सकता है। तो ये होता है कि इसके चेंज होने से ये कैसे चेंज हुआ और इसके चेंज होने से ये कैसे चेंज हुआ, क्योंकि इसका चेंज होना अलग चीज से अलग चीजों पर डिपेंड करता है और इसके चेंज होने से ये अलग चीजों पर डिपेंड करता है। भाई टेम्परेचर इस पे थोड़ा डिपेंड करता है कि कितनी आइसक्रीम बिकी, टेम्परेचर अलग चीजों पर डिपेंड करता है। तो हमें ये एक्स, हमें टेम्परेचर चेंज होने से आइसक्रीम की सेल इंपैक्ट करती है, पर आइसक्रीम की सेल से टेम्परेचर थोड़ा इंपैक्ट करता है। तो यहां पे वो इक्वेशन नहीं बन पाएगी। कहने का मतलब ये दोनों इक्वेशंस क्या है, इंटरचेंजेबल नहीं है एक्स और वाई। एक्स के चेंज होने से वाई पता लगता है और वाई के चेंज होने से एक्स पता लगता है, क्योंकि दोनों के रीजंस क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तभी हमें दो इक्वेशन बनानी है, एक्स ऑन वाई और क्या बनानी है, वाई ऑन एक्स। आया समझ में? तो दोबारा बता देते हैं, कोरिलेशन में एक्स और वाई के हैं, इसके बीच में रिलेशन पता लगता है कि जब ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो ये ऐसा होता है। ये इंटरचेंजेबल होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। पर रिग्रेशन में एक्स के चेंज होने से वाई और एक होता है वाई के चेंज होने से एक्स, ये सेम चीज नहीं होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजों पे डिपेंड हो सकते हैं। अभी बताया कि टेम्परेचर के बढ़ने से आइसक्रीम की सेल बढ़ सकती है। अब आइसक्रीम की सेल बढ़ी, उसका टेम्परेचर से लेना देना हो सकता है, पर वो नहीं होगा जो ऊपर है। आया समझ में? क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पे और डिपेंड करता है। ये हो गया हमारा पहला एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से। तो आपके पास एक्स और वाई का ये दिया हुआ था डाटा, आपने जो इस फॉर्मूला में चाहिए था आपको सारा पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये एक्स और ये वाई है, हमें क्या निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। तो रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, हमें ए और बी निकालना है, क्योंकि हमें पता है एक्स ऑन वाई और हमें पता है वाई ऑन एक्स। इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। इसके लिए क्या होती है, एक्स ऑन वाई के लिए क्या होती है, समेशन एक्स वाई। एक्स ऑन वाई की क्या होती है, समेशन एक्स वाई प्लस ए समेशन वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर, यही है ना। और उधर क्या है, समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, यही हो गया आई थिंक, बी एक्स स्क्वायर ए समेशन एक्स। आपने अब इस इक्वेशन में आप मुझे बताएं, आपका एक्स भी है वाई भी है, अगर आप एक्स वाई के साथ साथ क्या आप एक्स वाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आप वाई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आप वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये तो वैसे भी कटना ही है, हम एक्स वाई निकाल देंगे। समेशन वाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। समेशन एक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये भी निकाल सकते हैं। तो ये भी आपके पास है, ये भी 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 है, ए और बी आ जाएगा। तो ये घर पे जाकर करके देखें कि कैसे हमारी इक्वेशन आएगी। अगर आपको करके देखना है तो मैं आपको करके दिखा भी सकता हूँ, 1 2 3 4 5 वाला और 2 5 3 8 7 वाला, ये हम करके दिखा भी सकते हैं आपको। तो देखें कितना है, 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक्स क्या है, 1 2 3 4 5। वाई क्या है, करके दिखा देते हैं, बाकी फिर बाकी एग्जाम्पल आप खुद कर लेना। 2 5 3 8 7, 2 5 3 8 7। इसमें मैं लेक्चर में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलाज ज्यादा हैं। तो इस लेक्चर का मेन फोकस है सारे फॉर्मूलाज आपको पता है, कैलकुलेशन बहुत ईजी है।
आपने समेशन एक्स किया, कितना आया 3 2 5 प्लस 6 प्लस 4 10 15, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 is 15, 15 plus 3 is 18, 18 plus 7 is 25। वैसे ही एक्स वाई क्या होता है 2 10 24 12 और 35। इसको ऐड करें कितना आया 5 2 7 7 4 11 plus 2 13 1 1 1 2 2 2 4 4 plus 4 is 8, ये 83। वैसे ही एक्स स्क्वायर कितना कितना आया 1 4 9 16 25। कितना हो गया ये 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 इज 14 प्लस 6 इज 20 25, और ये आ गया हमारा 2 प्लस 2 4 प्लस 5 15। वैसे ही निकालें वाई स्क्वायर कितना आया 4 25 64 9 और 49, ये है ना 4 25 64 9 और 49। तो कितना आया 5 प्लस 4 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 इज 20 22, 22 प्लस 8 इज 31। तो कितना है ये 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 इज 13 प्लस 2 इज 15, तो ये आ गया 151। अब सब कुछ है आपके पास। अब ऐसे ही आपको उस इक्वेशन में पुट कर देना है समेशन एक्स वाई प्लस ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर, इसमें पुट कर दें अंतर आ जाएगा। यहां पे यहां तक तो बता दिया आपको, जैसे यहाँ ना यहां बताया था बी समेशन वाई स्क्वायर, वैसे ही समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स। ये आपको निकाल के बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये भी है, ये भी है। ए एंड बी निकाल लें। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से आपने क्या निकाल लिया है रिग्रेशन इक्वेशन। मतलब पेपर में पूछते होते हैं क्या निकाल के बताएं रिग्रेशन इक्वेशन। कौन सा मेथड है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वाला मेथड है। सिंपल है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ए एंड बी निकाल लोगे। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई हमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाल के बताओ, हमें कैसे निकाल के बताओ, हमें निकाल के बताओ एक्चुअल मीन मेथड से। एक्चुअल मीन मेथड से। अब एक्चुअल मीन मेथड से एक्स ऑन वाई क्या होगा एक्स माइनस एक्स मीन इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। एक्स माइनस एक्स मीन बी एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन, ये हमारा क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये कौन सी इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन ही है, बट कैसे निकाल लिया एक्चुअल मीन से। वेयर बी एक्स वाई इज इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये क्या है बी एक्स वाई दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये इक्वेशन किस लिए लिखे हमने x ऑन वाई। जब हम x ऑन वाई लिखते हैं ना तो x इस साइड आता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और यहां y हमारा राइट हैंड साइड आता है। ये बता रहा होता है y के चेंज होने से x कैसे चेंज हो रहा है। आपने ये इक्वेशन लिखी। अब मुझे बताओ आपके पास ये n पता है, बिल्कुल पता होगा। आपके पास एक्स वाई होगा, बिल्कुल होगा। x भी होगा, y भी होगा, y स्क्वायर भी होगा, y भी होगा और n भी होगा। सभी से क्या आ जाएगा बी एक्स वाई। आपके पास अगर x होगा तो मीन निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। y होगा तो मीन निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। सब कुछ आ गया तो क्या आ जाएगा x प्लस समथिंग y की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल क्या है आपके पास एक्चुअल मीन मेथड से, वहां से आपको x मीन और y मीन पता होगा। तो आपने x और y की सीरीज देखी, उसमें से ये सारा सामान निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये सारा सामान निकाला जो हमने अभी निकाला, उसको पुट किया, ये पुट कर दिया और क्या आ जाएगा x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा। वैसे क्या आएगा y ऑन x। कौन सेम मेथड है एक्चुअल मीन मेथड। फर्क क्या है बस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा y, यहां पे क्या आ जाएगा x और यहां पे क्या आ जाएगा बी एक्स वाई की जगह बी वाई एक्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है ऊपर बिल्कुल चेंज नहीं है, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, ये सेम है। डिफरेंस क्या है बस यहां पे क्या आ जाएगा n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स समेशन एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे पहले y था, यहां पे क्या आ गया x। आपने ये निकाला और पुट किया, आपका आंसर आ गया। ये कैसी है रिग्रेशन इक्वेशन ही है, बट कैसे आई है हमारे पास एक्चुअल मीन मेथड से। उसके लिए इक्वेशन ही है। बस इसमें क्या है मेन चीज क्या है इक्वेशन याद करें, बाकी आप पता ही आपको कैसे निकालना है। एक्स पता है, वाई पता है, फिर आपको वाई स्क्वायर भी होगा, एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स वाई भी होगा। पता कर लेना कि पूछा क्या है, वाई ऑन एक्स पूछा है या एक्स ऑन वाई पूछा है।
उसके हिसाब से आपको अलग अलग टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए उस इक्वेशन में, वाई स्क्वायर चाहिए या एक्स स्क्वायर चाहिए। आया समझ में? ये हमारा एक्चुअल मीन मेथड से है। जैसे हमारे पास एक्स भी है, आपका वाई भी है, आपने क्या निकाला, एक्स वाई निकाला, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सारा काम हो गया। अगर आपको एक्स ऑन वाई निकालना है तो आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी वाई माइनस वाई मीन। जब ये होगा तो क्या होगा, एक्स ऑन वाई तो होता है तो क्या होता है, एक्स ऑन वाई होता है तो क्या होता है, बी एक्स वाई, क्या होता है, बी एक्स वाई, और यहां पे पुट करेंगे बी एक्स वाई। और हमें पता है कि बी एक्स वाई का मतलब क्या होता है, अब आपके पास एक्स है ना, तो यहां का एक्स का मीन भी पता होगा, वाई है तो वाई का मीन भी पता होगा। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था मीन, तभी हमने ये लास्ट में किया टॉपिक कि जब सारा पढ़ लिया वैल्यू पुट करें और इक्वेशन को फाइंड करें। अब देखिए यहां पे बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि स्टार्टिंग में क्या है, बी एक्स वाई बिल्कुल सेम है। बी एक्स वाई में क्या आ रहा होता है, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, यहां पे वाई स्क्वायर आ रहा होता है, ध्यान में रखना है। तो हमने पुट किया तो क्या है हमारे पास, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। ये तो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन है ना ये, n समेशन एक्स वाई इंटू दिस। उसके बाद क्या आता है n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। क्या चाहिए आपको, यहां पे आपको चाहिए एक्स वाई का समेशन है आपके पास, आपको चाहिए एक्स और वाई का समेशन, ये भी निकाल लोगे, यहां का भी निकाल लिया एंड यहां का भी निकाल लिया, यहां का भी निकाल लिया। क्या चाहिए, वाई स्क्वायर, और अब चाहिए वाई स्क्वायर का, ये भी निकाल लिया, पुट कर दिया, और एक्स और वाई का आपके पास टर्म आ गया। बस याद रखना जब आप एक्स और वाई करते हो वहां पे क्या टर्म आता है, बी एक्स वाई। जब ये निकालते हो ऊपर दोनों सेम है, बस नीचे क्या आता है, जब बी एक्स वाई है तो नीचे क्या आएगा, वाई आएगा। जब बी वाई एक्स होता है तो नीचे क्या आता है, एक्स आता है। आया समझ में? तो इन इक्वेशंस को याद कर लें, ये आपका काम हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। हमने पहले भी निकाले है ना कि स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन, कुछ नहीं करना सर। y ऑन x निकालना है तो लेफ्ट पे क्या आएगा, y माइनस y बार दैट इज मीन इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन। ये सेम है, फर्क क्या है, बी वाई एक्स में हमें पता है बस हमारे पास जहां पे भी पहले x था क्या हो जाएगा, वो dx हो जाएगा, जो y था वो क्या हो जाएगा, dy। जब dx होता क्या है, x माइनस एज्यूम्ड मीन, ये क्या होता है, y माइनस एज्यूम्ड मीन। तो आपकी इक्वेशन में सेम है, बस n इंटू बी वाई एक्स है तो y क्या आएगा, या y है तो यहां पे क्या नीचे आएगा, x आएगा, x किससे प्लेस हो जाएगा, dx से, तो क्या बन जाएगा n इंटू dx dy। मतलब पहले क्या था, एक्स वाई समेशन x इंटू समेशन y था, यहां पे क्या था, n इंटू समेशन x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये dx स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, मतलब समेशन dx का होल स्क्वायर। मतलब आपको x को dx से रिप्लेस कर देना है और y को dy से, वेयर dx एंड dy आर x माइनस एज्यूम्ड मीन। एग्जांपल के तौर पे देखें, मान लो हमारे पास यहां पे क्या है, ये है हमारा एग्जांपल होती है, हमारे पास x होता, हमारे पास y होता, मान लो ये हमारे पास क्या होता, ऐसा कुछ होता, और y होता मान लो 90, 100, 105 और 125। अब हमें पता है हमें क्या निकालना है, dx, वो क्या होता है, x माइनस एज्यूम्ड मीन। क्या होता है एज्यूम्ड मीन, मान लो 150 है, यहाँ पे क्या है 100 है, तो आ जाता है dx कितना आ गया, 110 माइनस 150 कितना है, माइनस 40। ये यहाँ कितना है, माइनस 30, यहाँ कितना है 0, यहाँ पे कितना है 20। तो ये dx निकालना होता है, ऐसे फॉर्मूले में ये पुट करना है। तो ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड आया समझ में? अब आता है लास्ट हमारा टॉपिक है, इसको भी कर लें ताकि हमारा टाइम खत्म होने से पहले टॉपिक खत्म हो जाए। जब हमने रिग्रेशन निकाली तो हमने रिग्रेशन इक्वेशंस निकाली। रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला था हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से निकाली है हमने। दूसरा हमने जो निकाली है दैट इज बाय यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड, और लास्ट वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड। हमें पता है रिग्रेशन में x और y के बीच में रिलेशन निकालना होता है, x ऑन y होता है या y ऑन x, क्योंकि हमें पता है दोनों चीजें आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है। तो x ऑन y के बेस में हम देखा कि अगर x ऑन y है तो x आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, y आएगा राइट हैंड साइड पे। और एज्यूम्ड मीन हो चाहे एक्चुअल मीन हो,
x माइनस एक्स मीन तो आना ही आना है, y माइनस वाई मीन तो आना ही आना है। बस क्या आएगा, जब x माइनस एक्स मीन करोगे तो साथ में एक वेरिएबल आएगा, कौन सा, जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो हमारा क्या आ जाता है, जब हम y ऑन x कर रहे हैं तो हमारे पास by(x) आता है, वैसे bxy आता है। जब by(x) आएगा ऊपर तो सेम रहता है, नीचे क्या आ जाता है, अलग चीज होती है। अगर by(x) है नीचे क्या आएगा, x आएगा। तो जब y ऑन x होता है तो y ऑन x, तो क्या आ गया, yx। और yx आता है तो y अगर पहले है तो यहां पे नीचे क्या आएगा, x आएगा। बस जब हम एज्यूम्ड मीन से कर रहे हैं तो वहां पे x को रिप्लेस कर दो dx से, नहीं तो जो हम एक्चुअल मीन करते हैं वहां तो क्या आता है, x और y का मतलब वही वही होता है। बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ये सारी कैलकुलेशन हमने पहले की हैं जब हम मीन निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे थे। अब लास्ट में एक चीज आती है, उसे बोल देते हैं, इसको अच्छे से करें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट रिग्रेशन एनालिसिस में। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, सर जो हम ये इक्वेशन बनाते हैं ना, रिग्रेशन इक्वेशन, ये परफेक्ट नहीं होती है, ये परफेक्ट नहीं होती है। हमारा x दिया होता है, y दिया होता है, ये x है हमारे पास, ये y है। हम इक्वेशन बनाते हैं x ऑन y, जो वो इक्वेशन आती है वो पूरी एग्जैक्ट नहीं होती है। जब उसमें तुम वैल्यू पुट करोगे तो कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होता है, बिकॉज लेट्स सपोज आपके पास डाटा ऐसा सा है कोई, और आपने ऐसी लाइन बनाई है, डाटा उसके आसपास होता है ना, एग्जैक्ट उस लाइन पे तो नहीं होता है, मतलब ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो लाइन ये शो कर रही होती है कि इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। तो आपका डाटा ऐसा था जो उस लाइन के अराउंड था, तो वो लाइन उन डाटा को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन का मतलब होता है द स्टैंडर्ड yx या एस्टिमेट xy। इसका मतलब क्या है कि जब हमें ये निकालना है, एरर निकालना है, स्टैंडर्ड एरर, अगर yx निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला है अगर आपको मान लो पेपर में स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन दिया हुआ है। तो वैसे ही एक्स वाई क्या है, अगर y है तो यहां पे y आ जाएगा, और यहां पे x है तो यहां पे x आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर yx है तो अगर y को x के रिस्पेक्ट में देखना है या x को y के रिस्पेक्ट में देखना है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, x ऑन y अलग होता है, y ऑन x अलग होता है। तो यहां पे y x के रिस्पेक्ट में यहां पे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। अगर पेपर में तुम्हें r और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करें और क्या निकालें, जो भी स्टैंडर्ड एरर है उसको निकालें। आप बोलते हो ना कई बार मेरा आंसर 1.6 आ रहा है, मेरा 1.5 आ रहा है, तो ये एरर क्यों है, बिकॉज जो हमारा स्टैट्स है इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और वो प्रोबेबिलिटी एरर बताती है कि एक्चुअल जो है उससे कितना दूर है। वैसे ही मान लो आपको एक और निकालना है, आपके पास x माइनस एक्स है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। आपने इक्वेशन बनाई कौन सी, रिग्रेशन इक्वेशन, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। आपके पास यहां पे x दिया हुआ था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y दिया हुआ था। आपने x पुट किया एक्चुअल, यहां पे y पुट किया, यहां पे जो x दिया हुआ था आपने वो लिखा, यहां पे आपने y पुट किया और क्या आया आपके पास, x आया। वो क्या आया, एस्टिमेटेड। उन दोनों को माइनस कर दिया, जो x आपको दिया हुआ था और जो x आया y की वैल्यू पुट करने से इक्वेशन से आया, वो क्या है, xc। दोनों को माइनस किया और x माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिया, डिवाइड बाय n किया, उसका रूट लिया, वो क्या आ गया, स्टैंडर्ड एरर। वो क्या आ गया आपका, स्टैंडर्ड एरर। तो कहने का मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड एरर है एक्स वाई, इसमें फोकस किस पे है, x पे, यहां किस पे फोकस है, y पे। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास x था यहां पे दिया होगा आपके पास डाटा, उस x का जो डाटा है और एक x आएगा इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करने से, वो क्या आएगा, एस्टिमेटेड x। वो ऐसे ही आप निकाल लें सभी का, जितने x है आपके पास हैं, वैसे ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एस्टिमेटेड x भी आएंगे y पुट करने से, वैसे ही क्या आएंगे, एस्टिमेटेड y भी आएंगे x पुट करने से। उनका माइनस करें, स्क्वायर करें और डिवाइड बाय n करें और रूट ले लें, वो क्या आ जाएगा आपका, स्टैंडर्ड एरर एक्स वाई, ये स्टैंडर्ड एरर वाई एक्स। और सिमिलरली यहां पे क्या है, y माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n का रूट, दैट्स इज योर आंसर। जैसे हमारे पास क्या है, x है और ये y है, आपकी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। अब आपके पास क्या निकालना है, वो x निकालना है। तो आपने इस इक्वेशन में क्या पुट किया, आपको x निकालना है तो y पुट करते रहे, मतलब y क्या है, 9 है, तो यहां पे आपने 9 पुट किया, तो 1.3 इंटू 9
और ये क्या आपका 16 इंटू 4, जो कितना आया आपका 1, कितना आया 11.7, तो 16.4 11.7 कितना आया 7 4.7, तो कितना है 4.7, ये कितना है 6, तो कितना है x माइनस एक्स सी इज 6 माइनस 4.7 दैट इज 1.3, तो 1.3 क्या आ गया x माइनस एक्स सी, इसका क्या करें स्केयर और उसको क्या करें ऐड करें और उसको फॉर्मूला में पुट करें, दैट इज समेशन x बाय एक्स सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n का रूट, इससे आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर जो आपके पास होता है। और वैसे ही नेक्स्ट आता है आपके पास रिग्रेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या रिलेशन है, तो समझ ले y ऑन x आपके पास क्या है y माइनस वाई मीन इक्वल्स टू बी वाई एक्स, क्योंकि y है पहले, x माइनस एक्स मीन, ये होता है। अगर हमने ये निकाला था, इसका और भी इक्वेशन हमने निकाली थी, जो बी वाई एक्स होता है इसकी इक्वेशन थी ना हमारे पास n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू एक्स वाई, वाई है तो नीचे क्या आएगा n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, यही था ना जो हमने पढ़ा था पीछे, ये वाला बी वाई एक्स का, ये था बी वाई एक्स, ये रहा। पर इसका एक और मेथड क्या है, जो हमारा रिग्रेशन है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या है एक इक्वेशन बनती है, वो क्या है r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू एक्स। तो अगर आपको बी वाई एक्स निकालना है, एक तो वैसे निकालना है जो ये है, एक क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिवाइड बाय इंटू समेशन इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, क्योंकि y है तो नीचे क्या आएगा x आता है, तो ये भी है। तो वैसे सिमिलरली क्या होगा, अगर x ऑन y है तो क्या आएगा, वो आता है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार या मीन, और बी एक्स वाई क्या हो जाएगा वही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन समेशन x और नीचे क्या आएगा y आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। एक तो ये तरीका है, ये तब है जब आपके पास मान लो पेपर में दिया हुआ सारा कुछ, फिर ये सॉल्व क्यों करना, मान लो पेपर में दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो आपको ये मान लो पेपर में ना क्वेश्चन आया, पहले पार्ट में क्या निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन, दूसरे में क्या निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन, तो इनको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ना कि इनको दोबारा इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे। आया समझ में? सो दिस इज द एंड ऑफ स्टैट सीरीज। अब एक चीज बची है हमारी, PYQs जो पहले आए हैं पेपर्स में, वो वी विल टेक वन लॉन्ग सेशन फॉर 3-4 आवर्स, जिसमें सारे PYQs हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। अब इसको अच्छे से रिवाइज करें, आपके 16-17 लेक्चर्स हैं, ताकि आपका स्टैट कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।